चले बेटा शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स सेकंड क्लास दैट इज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कल के क्लास में आपने मेनली क्या सीखा था? रिफ्लेक्शन। When it comes to the reflection, you learned about the reflection by plane mirror and then reflection by the spherical mirror, जहां पे आपने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था। चलिए आज बात करेंगे about the refraction। 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप रिफ्रैक्शन के बारे में सीखे हो। When light enters from one transparent medium to other transparent medium obliquely, obliquely मतलब एंगल पे, then light changes the direction, right? अगर लाइट रेयर से डेंस में जाएगा इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अगर बेंड से रेयर में आएगा इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले रिफ्रैक्शन के लॉस सीखेंगे और रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना सीखेंगे एंड देन वी विल गो टू द रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। तो पहले चलिए फटाफट समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ओके, लेट्स से this is the surface separating two transparent medium। suppose यहां पर है मीडियम नंबर 1 और यहां पर है मीडियम नंबर 2। ओके, लेट्स से मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है eta1 एंड मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है eta2 एंड लेट्स से फॉर द एग्जांपल n2 इज मोर देन n1, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये कैसा है? ऑप्टिकली डेंस है, ये ऑप्टिकली रेयर है। ओके, लेट्स से द लाइट इज इंसिडेंटिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे हम? नॉर्मल टू द सरफेस। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट, बट एज यू कैन सी द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस मीडियम इज रेयर while this medium is dense. You can see here light is entering from the rare to dense. So when the light enter from rare to dense it will bend towards the normal। ये normal की तरफ मुड़ गया। So this is your incident ray। This is called refracted ray। Okay, this is called angle of incidence I। This is called angle of refraction R। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। ओके, पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। व्हेन लाइट enters from one transparent medium to other transparent medium obliquely मतलब एंगल पे गिरना चाहिए। राइट एंगल पे गिरेगा तो कोई रिफ्रैक्शन होना नहीं है। ओके, obliquely then it changes the direction, which is called refraction। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्शन कहेंगे। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन? द रीजन इज द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ अलग होगा, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ अलग होगा। तो ये जो लाइट के स्पीड का जो चेंज हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट चेंज इट विल बेंड एट द सरफेस। इसी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करता है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा दो लॉज है। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये सारे कैसे होते हैं? एक ही प्लेन में। रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, राइट। ये सेम रिफ्लेक्शन में भी था। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। एनीवन नो स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ सेज दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द sine of angle of refraction, sine of
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मैथमेटिकली अगर लिखो आप तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, ये जो रेशियो है, रेशियो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू n21। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है n21। व्हाट इज n21? n21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सो n21, चलिए इसके बारे में आगे और लिखते हैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, वी हैव सीन हियर sin i by sin r is equal to n21, n21 is equal to n2 by n1, n21 क्या है, n2 by n1, and you can write n21 is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1, right? So आप सिंप्लीफाई इसको और कर सकते हो, you can write n1 sin i is equal to n2 sin r, or you can write n1 sin i is equal to n2 sin r, right? एंगल कहां पे बने थे बेटा, ये था आपका i, ये था आपका r, ये है आपका n1, ये है आपका n2। सो n1 sin i is equal to n2 sin r, इसे हम क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, स्नेल्स लॉ। ओके, व्हेन यू हैव मल्टीपल मीडियम्स, अगर आपके पास मल्टीपल मीडियम है तो क्या करेंगे, चलो लेट्स से वी हैव 4 मीडिया, इसका मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका n2, इसका n3, इसका n4। इफ यू हैव 4 मीडियम्स लाइक दिस, सपोज यहां पे आपका रे इंसिडेंट हुआ एट सम एंगल, लेट्स से θ1, it will bend here towards away, we don't know, based on the refractive index it will either bend towards or away। सपोज यहां पे एंगल बना आपका θ2, ओके, तो यहां पे भी उतने ही एंगल पे इंसिडेंट होगा θ2। चलो यहां पे वापस रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज मीडियम इज चेंजिंग, n2 से n3 में आ रहा है। लेट्स से यहां पे वापस रिफ्रैक्शन हुआ और कुछ इस तरह से आया बाहर। ओके, लेट्स से दिस एंगल इज θ3, दिस एंगल इज आल्सो θ3, राइट? यहां से वापस रे बाहर आएगा, लेट्स से चलो ऐसे बाहर आ गया, एंगल इज θ4। तो इस केस में आप स्नेल्स लॉ कैसे लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल सा। इस केस में आपका स्नेल्स लॉ लगने वाला है n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2 is equal to, मैंने यहां लगाया n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2, इस पॉइंट पे लगाओ तो n2 sin θ2 equal to n3 sin θ3। इस पॉइंट पे अगर आप स्नेल अप्लाई करो तो क्या होगा, n2 sin θ2 is equal to, ये मीडियम कौन सा है, n3 sin θ3। so n2 sin θ2 can be written as n3 sin θ3। इस पॉइंट पे अप्लाई करो तो n3 sin θ3 is equal to n4 sin θ4। you can write here n4 sin θ4। you understand this? तो आप बीच में से इन सबको कट कर सकते हो, you can directly write n1 sin θ1 equal to n4 sin θ4। तो आप बीच वाले मीडियम को कैंसिल कर दो, डायरेक्ट इन दोनों के लिए स्नेल अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा कि रे कितने एंगल से बाहर निकलेगा। इस सारे एंगल को फाइंड करने का कोई काम नहीं है। अगर आपको इसका एंगल दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको रिलेट करना है, आप सिंपली रिलेट करो, n1 sin θ1 इक्वल टू n4 sin θ4, बीच वाले सारे इक्वल ही होंगे। Understood? One more thing we'll like to put here, which is if I want to write n41, if I want to write n41, what do you mean by n41? That is refractive index of 4 with respect to 1. Can I write it like this, n4 by n1? What we have written here, n21 is equal to n2 by n1. So n41 क्या होगा, n4 by n1 आ गया ना? Okay, can I write it like this, n2 n2 कटी हो जाएगा ना? Can I write it like this, n3 n3 कटी हो जाएगा, ये भी आ गया ना? So I can write here n41 is equal to, what do you mean by this, n43 into, what do you mean by this, n32 into, what do you mean by this, n21. So refractive index of 4 with respect to 1 is equal to 4 with respect to 3 into 3 with respect to 2 into 2 with respect to 1.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 3 विद रिस्पेक्ट टू 4 विद रिस्पेक्ट टू 3 इंटू 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जितने मीडियम है सबको आप ले लो इस तरह से, राइट। तो जिससे अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है तो आप इन दो केस से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू गेट दिस एवरीवन? So these are the basic laws of refraction. Okay, let's write something about the refractive index also, absolute refractive index, eta. Eta is the refractive index. 10th में इसका definition था बेटा, and the definition says that refractive index is the ratio of C by V. Refractive index is C by V. What is C? Speed of light in vacuum. It is the speed of light in air कह लो या vacuum कह लो. What is V? Speed of light in the medium. Speed of light in the medium. Okay, so if I want to write here N2 by N1, N2 can be written as C by V2 by this formula. N1 can be written as C by V1 by the same formula. CC would be cancelled. V1 कहां जाएगा ऊपर, V2 कहां जाएगा नीचे। तो इस फॉर्मूला से आप बहुत सारे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए सॉल्व कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। तो दो ही लॉ है बेटा रिफ्रैक्शन के, एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट वैल्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। Understood? Refractive index depends on two things, or you can say the constant depends on two things. पहला तो कौन से दो मीडियम है, दूसरा लाइट का वेवलेंथ क्या है। क्योंकि अगर वेवलेंथ चेंज होगा ना लाइट का, अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा प्रिज्म वाला केस, कि जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है? वायलेट कलर। क्योंकि वायलेट सबसे स्लो चलता है तो इसलिए वो ज्यादा बैंड होकर नीचे चला जाता है। रेड सबसे फास्ट चलता है तो रेड फटाफट निकल जाता है। तो एक ही ग्लास स्लैब है, वो रेड को कम बैंड कर रहा है, वायलेट को ज्यादा बैंड कर रहा है। इसका मतलब कितना बैंडिंग होगा वो डिपेंड करता है कि लाइट का वेवलेंथ क्या है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, दैट दिस कांस्टेंट, वेयर इज इट? दिस कांस्टेंट n21, मैं यहीं पे लिखूंगा n21, राइट? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, it depends on two things. First, pair of media, and second, wavelength of the light. अब you can understand this, wavelength of the light यहां लिखा है। ओके, तो अगर आप लाइट का वेवलेंथ चेंज करोगे तो बैंडिंग भी चेंज हो जाता है। रेड कलर बहुत कम बैंड होता है, वायलेट कलर बहुत ही ज्यादा बैंड होता है। तो अगर आपने लाइट का वेवलेंथ चेंज किया तो ये कांस्टेंट भी आपका चेंज हो जाएगा। दिस इज द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपको रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ नेचुरल फिनोमिना पहले समझने हैं, और फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेसेस। इंपॉर्टेंट थियरी, आज आपकी थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगी। ओके, चलिए यू जस्ट राइट दिस थिंग्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए एक और फिनोमिना सीखेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। 10th में आपने सीखा ही था। यहां पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है, एंड दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का आपको न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए हम यहां पे सीखेंगे that how we can find the lateral shift. So this is the topic of lateral shift. बेटा समझना ध्यान से, सिंपल सा टॉपिक है। सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, यहां से हमने लाइट को इंसिडेंट किया। दिस इज द नॉर्मल एट द सरफेस। लेट्स से दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, एंड लेट्स से द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज t, राइट? चलो ऑब्वियसली ग्लास ऑप्टिकली डेंस मीडिया होगा यहां पे, तो लाइट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, बट द लाइट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हियर, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, yes or no, right? And the light will incident at the angle r here, same angles, or again the light is traveling from now slab to air, so it will move away from the normal, तो ये वापस नॉर्मल से कहां जाएगा? दूर की तरफ जाएगा, and it becomes parallel to the incident ray. It becomes parallel to the incident ray.
राइट. व्हाट डू यू नीड टू फाइंड हियर इज व्हाट इज द लैटरल शिफ्ट. वीडियो पॉज कैसे हुआ? पॉज नहीं है, प्ले ही है क्या, कुछ भी. चलो, सो व्हाट इज द लैटरल शिफ्ट हियर? बेटा लैटरल शिफ्ट का मतलब है ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे. लिसन एवरीवन, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो डिफरेंस हुआ ना, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट. क्या कहते हैं इसे हम? लैटरल शिफ्ट कहते हैं. क्योंकि रे ऐसे आ रहा था बट स्लैब में पास होने की वजह से वो इतना शिफ्ट हो गया, तो ये रे जितना शिफ्ट हुआ है ना उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लैटरल शिफ्ट कहते हैं. लेट मी कॉल इट एक्स. सो हियर योर एक्स इज लैटरल शिफ्ट. एक्स क्या है बेटा आपका? लैटरल शिफ्ट है. हाउ कैन यू फाइंड दिस लैटरल शिफ्ट? सो आप बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री एंड इजी, सॉरी, ओके, सो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके लैटरल शिफ्ट फाइंड कर सकते हो. ओके, चलो कैसे फाइंड करेंगे लैटरल शिफ्ट? चेक इट आउट. लैटरल शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे? सुनो. सो हमें ये एक्स निकालना है, ठीक है. लेट मी कॉल इट ए बी. ये ए है, ये बी है. तो मुझे क्या करना है? सिंपली दो ट्राइंगल को यूज करना है. पहले तो हम ये आर फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस स्नेल्स लॉ. सो हम लिखेंगे यहां पे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए. चलो क्या बनेगा यहां पे? स्नेल्स लॉ आपका n1 sin i, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r. तो यहां से ना आप पहले तो r फाइंड कर लो. तो आपका sin r का वैल्यू कितना आ जाएगा? n2 बाई n1 इंटू, सॉरी, n1 बाई sin r इज इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू sin i. कॉल इट 1. चलिए आपने क्या फाइंड कर लिया? ये r फाइंड कर लिया. यू ऑलरेडी हैव दिस वैल्यू. लेट मी कॉल इट c. तो AC ऑलरेडी आपके पास है. AC क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. AC क्या है आपके पास? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ओके, तो मैं क्या करूंगा? ये R को यूज करके AB फाइंड करूंगा. क्या फाइंड करूंगा? मैं AB फाइंड करूंगा और AB को यूज करके मैं X फाइंड करूंगा. अंडरस्टूड? व्हाट विल बी दिस एंगल? ये एंगल क्या होगा? ये I है, तो ये पूरा भी क्या बनेगा? I. उसमें से ये R को निकाल दो, तो ये जो छोटा सा एंगल है ये एंगल क्या बनेगा आपका? I माइनस R. क्या एंगल बनेगा ये? I माइनस R. चलो लेट मी कॉल दिस पॉइंट D. तो मैं यहां पे दो ट्राइंगल सिंपली यूज करूंगा. एक मैं ट्राइंगल यूज करूंगा ये वाला. कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ये ACB. ये क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब, इफ यू कैन सी. और ये कौन सा एंगल है आपका? R. तो मैं यहां पे सिंपली यूज करने वाला हूं cos. तो बताओ cos r क्या होता है? cos क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस. व्हाट इज एडजेसेंट साइड? T. व्हाट इज हाइपोटेनस? AB. अंडरस्टूड? दूसरा मैं ये वाला ट्राइंगल यूज करूंगा ABD. दिस ट्राइंगल आई एम गोइंग टू यूज. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D एंड आई वांट टू फाइंड दिस X. ये कितना एंगल बना है आपका? I माइनस R. Now I will use here, okay, 90 डिग्री कहां पर है? दिस इज योर 90 डिग्री. चलो यहां पे मैं यूज करूंगा साइन यूज करूंगा. क्या यूज करूंगा? साइन. तो मुझे यहां से बताओ साइन I माइनस R क्या होगा? साइन I माइनस R. व्हाट विल इट बी? साइन I माइनस R अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू X बाई AB. देखो दोनों में AB आया, दोनों में AB आया. क्या करेंगे? दोनों को इक्वलाइज कर दे या दोनों का रेशियो कर लो. चलो दोनों का जैसे ही रेशियो करोगे व्हाट यू विल गेट? साइन I माइनस R डिवाइड बाई कॉस R. साइन I माइनस R डिवाइड बाई कॉस R इज इक्वल टू, यहां पे x बाई AB, यहां पे t बाई AB. AB कट हो जाएगा. दिस विल गेट x बाई t. तो जो आपको लेटरल शिफ्ट चाहिए ना, द लेटरल शिफ्ट x इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू साइन I माइनस R डिवाइड बाई कॉस R. दिस इज द लेटरल शिफ्ट फॉर्मूला. समझे कैसे करना है मैथमेटिकली? मैंने दो ट्राइंगल वहां पे सेपरेट करे. दोनों में से हमें किस साइड के ऊपर फोकस करना है? AB के ऊपर. राइट? यहां पे एंगल कितना है? R. T इज नोन, स्लैब थिकनेस इज नोन. तो यहां cos R यूज करो. cos R इक्वल टू T बाई AB. ये एंगल बचेगा I माइनस R. यहां पे साइन यूज करो. साइन I माइनस R इक्वल टू X बाई AB. दोनों में AB आ गया कॉमन. दोनों का रेशियो करो, आप यहां तक पहुंच जाओगे. यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द लेटरल शिफ्ट X. रिफ्रैक्ट, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आप यहीं से फाइंड कर लोगे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको इधर ही फाइंड कर लेना है और वो आपको जाके वहां पे रख देना है.
तो इस तरह से आप लैटरल शिफ्ट फाइंड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया है, बट एक एक मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर एंगल बहुत छोटे है, अगर एंगल बहुत ही छोटे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? फॉर स्मॉल एंगल्स, ये जनरल फॉर्मूला है, राइट? अगर एंगल बहुत छोटे बेटा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी राइट साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। और बहुत ही छोटे एंगल के लिए ब्लेसी, कहां है बेटा तुम? मल्टीवर्स में? कौन से यूनिवर्स में थी अभी तुम? अर्थ पे तो नहीं थी। कहां थी? कहां जाके आए? चलो, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। अगर एंगल बहुत छोटा है, मान लो एंगल 0 है, तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो बहुत छोटे एंगल के लिए cos को 1 रख दो, sin थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x वुड बी इक्वल टू t इंटू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो sin को निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे? i माइनस आर, एंड cos r की जगह कितना रखेंगे? 1, राइट? चलो, अगर एंगल छोटा है तो यहां भी मॉडिफाई होगा, और यहां मॉडिफाई होकर क्या बनेगा? अगर एंगल छोटा है तो यहां मॉडिफाई होकर आपका बनने वाला है r इज इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू आई। तो आप यहां पे r की जगह लिख सकते हो n1 बाई n2, दिस वन, r इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू आई। तो i को आप कॉमन निकाल लो, तो ये विल गेट x इक्वल टू, i बाहर आ गया, साथ में क्या है? i पीछे की तरफ रखते, चलो, थिकनेस t इंटू 1 माइनस n1 बाई n2 इंटू आई। अगर एंगल छोटा है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है टू फाइंड द लैटरल शिफ्ट। अगर एंगल बहुत छोटा दिया है, 1 डिग्री या 2 डिग्री दिया है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आंसर ला सकते हो। अगर एंगल बढ़ा दिया है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, वॉट एवर इट इज, देन यू विल गो विद दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से आप लैटरल शिफ्ट फाइंड कर सकते हो बाय द ग्लास स्लैब। डू यू गेट दिस टॉपिक? टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट हमें करना है, क्योंकि इसका पीछे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है लैटरल शिफ्ट का। चलो, अब ये हो गया आपका लैटरल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट के बाद आता है अपेरेंट हाइट एंड अपेरेंट डेप्थ। ये एक समझने वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज ए अपेरेंट हाइट एंड अपेरेंट डेप्थ। चलो, अपेरेंट हाइट एंड अपेरेंट डेप्थ, बेटा ध्यान से समझ लेना इसको भी। ओके, अगर आप पानी भरी हुई बाल्टी को देखोगे, देन यू विल फील लाइक कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर से होता है। ऐसा पानी में, अगर बाल्टी में अगर आप पानी भरोगे, बाल्टी में अगर आप पानी भरोगे, देन इट विल अपीयर्स कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर है। आप ये कर सकते हो प्रैक्टिकली, घर पे जाके करना आज। पहले खाली बाल्टी का बॉटम देखना, फिर उसमें पानी भर के बॉटम देखना, इट फील्स लाइक बॉटम थोड़ा ऊपर आ गया। द सेम थिंग हैपेंस विद स्विमिंग पूल आल्सो। आप जब पूल में उतरते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूल तो बहुत ही शैलो है, मतलब इतना डीप नहीं है। बड़ा बंदा पैर डालोगे तो बॉटम आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में बॉटम थोड़ा नीचे होता है। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो द रिस्पॉन्सिबल इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक फिगर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यहां पे एक कंटेनर और यहां पे आपने पानी भरा है। सुनना बेटा ध्यान से। लेट्स से इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं इसको कैसे लिखूंगा? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सपोज यहां पे एक बल्ब है, ऑब्जर्वर बाहर है, ऑब्जर्वर बाहर है, बेटा ध्यान से देखना। ओके, चलो लेट्स सी इसमें से निकलने वाले रेस कौन से रास्ते पे आगे जाएंगे। तो जो रे परपेंडिकुलर एंटर होगा वो तो रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है, वो तो सीधा ही चला जाएगा, है ना। जो रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, इट इज अ नॉर्मल। अब ये रे कहां जा रहा है? पानी में से एयर में जा रहा है। पानी में से एयर में मतलब डेंस में से रेयर में। कहां बैंड होगा वो? इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे चला गया। यू कैन सी नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चला गया। क्या है दोनों रेज आगे जाके मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज
इस पॉइंट में से आ रहे हैं। ऑब्जर्वर विल फील लाइक कि बल्ब यहां पे नहीं है, बल्ब यहां पर है। फैक्चुअल डेप्थ तो इतना ज्यादा है, बट एपरेंट डेप्थ खाली इतना ही हो गया। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा ये बैंड होगा, उतना ज्यादा आपको एपरेंट डेप्थ में चेंज मिलने वाला है। यू गेट दिस? सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन light source appears little bit, अब क्या लिख सकते हैं इसको, little bit at less depth, क्या लिखे इसको, appears little bit above its actual position. Did you understand this? कैसे हुआ ये, कुछ बात आई समझ में आपको कैसे हुआ ये? क्योंकि एक रे ऐसे चला गया है, एक रे यहां से बैंड हो चुका है इस तरह से, ये दोनों आगे जाके तो मिलने नहीं है। तो अगर आप इनको पीछे खींचोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों रेज यहां से आ रहे हैं, ना कि यहां से। मतलब आपको ये बॉटम यहां नहीं दिखेगा, आपको बॉटम यहां दिखेगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ चलो प्लीज। Okay, what will be the, okay, this is the actual depth. यह जो है वो आपका क्या है, H actual है। और actual को कैसे लिखेंगे, H actual लिख दो। And this is the apparent, ये क्या है आपका H apparent है, हैप्पी नहीं लिखा है, H apparent लिखा है, चेंज करने दो। What is it? H apparent। और इतना शिफ्ट हुआ बेटा, इतना शिफ्ट हो गया हाइट या डेप्थ कह लो। सो वी डायरेक्टली हैव द फॉर्मूला दैट इज H apparent, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया है, हम डिराइव करेंगे भी नहीं। H apparent डिवाइड बाय H actual इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जर्वर है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। इस फॉर्मूला को याद रख लेना, क्योंकि एक मार्क में इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है। H apparent बाई H actual, H apparent बाई H actual इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जर्वर है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज द केस ऑफ apparent डेप्थ। शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट कितना हो रहा है, शिफ्ट मींस डेल्टा H। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H, यू कैन सिंपली राइट H actual माइनस H apparent। शिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल माइनस apparent जितना, यू कैन सिंपली राइट दिस इज इक्वल टू H actual इनटू 1 माइनस n ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय n ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना आपको मिलेगा शिफ्ट, इतना आपको मिलेगा शिफ्ट, याद रखना है फॉर्मूला, राइट। बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, अगर मान लो बेटा आपने ना एक ग्लास स्लैब के ऊपर, एक पेपर के ऊपर आपने अलग अलग मार्कर पेन से लेटर लिखे, बेटा ध्यान से देखना, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। एक ग्लास स्लैब लिया हमने, इसके ऊपर इस कलर से S लिखा और हमने रेड कलर से भी S लिखा। फिर हमने इसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया, क्या रख दिया इसके ऊपर हमने, एक ग्लास का स्लैब। अब जैसे आप ग्लास स्लैब रखोगे, रिफ्रैक्शन की वजह से दोनों लेटर थोड़े ऊपर दिखेंगे, सेम फिनोमेना विल टेक प्लेस। कौन सा लेटर ज्यादा ऊपर दिखेगा, रेड के ब्लू? कौन सा लेटर ज्यादा ऊपर दिखेगा, रेड के ब्लू? ओके, वेरी सिंपल। कौन सा कलर ज्यादा बैंड होता है, ब्लू कलर।
जो ज्यादा बेंट होगा उसको अपरेंट हाइट भी ज्यादा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जो ब्लू कलर है ना वो आपको ज्यादा ऊपर दिखने वाला है कंपेयर टू द रेड कलर। सो हियर व्हाट विल हैपन, ब्लू विल शिफ्ट मोर। याद रखना है जो ब्लू कलर है ना ये ग्लास का स्लैब है, हियर ब्लू शिफ्ट मोर as it has higher रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ब्लू आपको ज्यादा ऊपर दिखेगा बिकॉज ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड आपको नीचे दिखेगा, ब्लू आपको ऊपर दिखेगा। ओके चलो नाउ नेक्स्ट फिनोमेना, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ओके ये तो अपरेंट डेप्थ की बात हुई, अभी हाइट की बात करते हैं। ये किसकी बात है, अपरेंट डेप्थ की। व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ अपरेंट हाइट, चलो रिलेटेड ही केस है, कोई इतना अलग नहीं है। चलो डेप्थ के लिए, हाइट के लिए क्या होगा, ओके लेट्स से कि ऑब्जर्वर अभी मछली है। ऑब्जर्वर कौन है, मछली है। मछली कहाँ है, पानी के अंदर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, बेटा ध्यान से देखना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये उसका एक्चुअल हाइट है। मैं थोड़ा इसको ना नीचे लेता हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। चलिए हम दो रेज लेंगे, एक रे परपेंडिकुलर, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली सीधा सीधा चला जाएगा। एक रे जो यहां इंसिडेंट हुआ ये नॉर्मल हो गया, कहां बेंट हो गया, टुवर्ड्स और अवे, टुवर्ड्स, क्योंकि ये एयर में से पानी में आ रहा है। इट विल बेंड अ बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या दोनों आगे जाके मिलेंगे, ऑब्वियसली नो। सो अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रेस कहां से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, रेस थोड़े ऊपर से आ रहे हैं, मतलब उसको हाइट थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो अगर आप पानी में से देखोगे ना आपको सब कुछ लंबा दिखेगा, अगर आप पानी के अंदर जाके देखोगे then everything will appear tall. Think about the case of the fish. जब आप मछली को टच करने जाते हो ना तो वो पहले ही भाग जाती है। क्यों ऐसा, The reason is same. आपकी जो स्पीड होगी ना उसके कंपेयर में मछली को स्पीड ज्यादा लगेगी। इसका एक न्यूमेरिकल आपको दिया होगा एग्जांपल में। ओके रिमेंबर दिस केस बेटा, इसमें भी आपका लॉजिक सेम है। ये आपका एक्चुअल हाइट है, दिस इज द एक्चुअल। अपरेंट थोड़ा ऊपर दिखा, समझ आ रहा है आपको रे डायग्राम से क्यों ऊपर दिखा, डू यू अंडरस्टैंड क्यों ऊपर आया है थोड़ा। तो यहां भी आपका फॉर्मूला सेम है, एच अपरेंट बाई एच एक्चुअल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जर्वर है डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। देखो यहां पे अपने आप सेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका डेंस मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंस मीडियम में है, ऑब्जर्वर यहां पर है डेंस मीडियम में, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अपरेंट हाइट आपका ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर देन 1, दिस वैल्यू इज मोर देन 1। तो इसीलिए यहाँ पे एच अपरेंट विल बी मोर देन एच एक्चुअल। तो दिस इज अ केस कॉल्ड अपरेंट हाइट एंड अपरेंट डेप्थ। दोनों आप सिंपली रे डायग्राम से समझ सकते हो। ओके चलिए प्लीज राइट दिस थिंग्स। Okay, next phenomena of the refraction, that is the advanced sunrise and delayed sunset। 10th में था ये टॉपिक। चलो छोटा सा पॉइंट है ये, लेट्स से इट इज अर्थ और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंड लेट्स से दिस इज यू। इतने बड़े तो नहीं होते बट मान लो कि तुम हो ये। दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड होरिजोन। इस लाइन को क्या कहा जाता है, होरिजोन कहा जाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड होरिजोन। अब जब सन होरिजोन के नीचे जा चुका है मतलब सनसेट हो चुका है, but what will happen here, this is the vacuum। ये पूरा वैक्यूम है, लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। हाँ श्रेयस सर तो बात कर रहा हूं। ओके दिस पार्ट इज अ वैक्यूम, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एंड दिस इज एयर। एयर का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.00029। रिमेंबर दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। अब यहां पे देखो सन बेटा होरिजोन के नीचे जा चुका है, मतलब सन सेट हो चुका है।
बट जो सन में से लाइट आ रही है, वो लाइट अगर आप ऐसे देखो तो आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो ऐसे चली जाएगी, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट इज कंटिन्यूसली एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडिया अप टू द डेंस मीडियम. तो लाइट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस and it ultimately reaches the observer due to the refraction. ये रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी, और जैसे ही लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द सन अबव द हॉरिजॉन. राइट. तो एक्चुअल में तो सन कहां पर है, बिलो द हॉरिजॉन है, बट सन में से आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन होकर आपके पास आ रही है, इसीलिए आपको वो सन कहां दिखेगा, अबव द हॉरिजॉन दिखेगा. एक्चुअल में सन नीचे जा चुका है, बट तो भी आपको रिफ्रैक्शन की वजह से सन ऊपर दिखेगा. सेम थिंग हैपन इन द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ सनराइज. जब सन बिलो द हॉरिजॉन होता है तब आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से आपके पास पहले पहुंच जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सन हॉरिजॉन के ऊपर दिखना चालू हो जाएगा. राइट. कितना शिफ्ट होता है, ये जो शिफ्ट है ना एंगल का, दैट शिफ्ट इज ऑफ 2 डिग्री, सॉरी 0.5 डिग्री. शिफ्ट कितना होता है, 0.5 डिग्री, एंड बिकॉज ऑफ 0.5 डिग्री टाइम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट. तो इसीलिए आपको 2 मिनट सनराइज क्या कहते हैं, लेट दिखता है, और सनसेट 2 मिनट, सनराइज 2 मिनट अर्ली होता है, सनसेट 2 मिनट लेट होता है, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना. तो ये आप बहुत इजीली फिगर ड्रॉ करके स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. अंडरस्टूड. चले बेटा, इसके बाद जो टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दैट इज द इंपॉर्टेंट केस नाउ. चलो, ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन के चट्टे बट्टे, बहुत सारे टॉपिक है रिफ्रैक्शन में. नेक्स्ट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अंडरस्टैंड दिस एवरीवन, इंपॉर्टेंट टॉपिक. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स from dense to rare media. When light travel from dense to rare media and the angle of incidence is more than critical angle. So two conditions must be satisfied. When first, when light travel from optically dense to rare, optically dense to rare media, right? Second, the angle of incidence should be more than C. C is called critical angle. We will see what is the value of C. Okay. Okay, so let's say यहाँ पे एक surface है, इस तरफ एक मीडियम है, let's say glass है या water है, whatever it can be. Let's say its refractive index is N2. यहाँ पे air है, let's say the refractive index is N1. यहां पे कोई बल्ब रखा है ग्लास के अंदर, वी हैव सम सोर्स हियर. ओके. तो जो भी लाइट निकलेगी, दैट लाइट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम डेंस मीडिया टू रेयर मीडिया, बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही होता है, वी ऑल नो दैट. ओके, लेट्स चेक आउट हाउ द लाइट विल ट्रैवल. तो जो लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी वो तो ऐसे ही निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन. ऐसे कैसे, आप दूर जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा. देखो आप जितना आप दूर जाओगे, व्हाट विल हैपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. राइट. देखो आप जितना दूर जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है ना. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, साथ साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा. लाइट कहां जा रहा है, फ्रॉम डेंस टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. थोड़ा थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बेंड करिए, दिख रहा है आपको. Now at one particular angle, जो refracted light है, that will travel parallel to the surface. मतलब यहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ बढ़ के कितना हो चुका है, 90 हो चुका है. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस को पैरेलल हो गया, या जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, साथ में आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होता जा रहा है. और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आ जाएगा जहां पे रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस को कैसा हो जाएगा, पैरेलल. मतलब रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल.
लेट्स फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। तो सिंपली यू कैन राइट द स्नेल्स लॉ। चलो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, सो आई कैन राइट हियर n2 into sin c. This refractive index is n2 into sin c equal to here refractive index n1 into sin 90. So what you obtained here, sin c equal to n1 by n2. So that can be written as sin c equal to 1 by n2 by n1. n1 को नीचे ले लिया डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर। व्हाट डू यू मीन बाय n21? n2 by n1 क्या होता है? n21. So critical angle is defined as c equal to sin inverse of 1 by n21. This is the formula to find the critical angle for any pair of media. For any pair of media you can find the critical angle with this formula. You can simply remember sin c equal to 1 by n. इसका n is of 1 by n. n किसका लेना है? of this medium, dense media with respect to rare media. Sin c equal to 1 by n of dense with respect to rare. Sin c equal to 1 by n, that is n of dense with respect to rare, that is n to 1. 2 is dense, 1 is rare. Okay, now what happen if the angle of incidence is more than critical angle? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बड़ा हो गया, देखो आप यहाँ पे एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया, तो क्या ये रे बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ये रे बाहर निकलने वाला नहीं है, ये रे इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट बाहर निकल नहीं पाएगा, लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब दिस पोर्शन विल बिहेव लाइक अ मिरर एंड इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट इन द सेम केस लाइक द मिरर। So this phenomena is called total internal reflection. So here we will define the critical angle. Okay, C is the critical angle. That is the angle at which refracted light travel parallel to the surface. Travel parallel to the surface, right? And if the angle of incidence is more than critical angle, what will happen? Light will reflect back in same media. Light will reflect back in same media, and this is called the total internal reflection. Do you understand this? Is it clear, everyone? So now with the help of this total internal reflection, you can produce the images with the help of a prism. With the help of a prism, you can obtain the images. देखो किस तरह से आप इमेज बना सकते हो with the help of total internal reflection. यहाँ तक क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है? सिंपल सा है टॉपिक। लाइट कंपलसरी कहां जानी चाहिए? डेंस से रेयर में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जब लाइट डेंस से रेयर में जाती है तो इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आ जाएगा जहां पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाएगा, मतलब लाइट पैरेलल चली जाएगी सरफेस को। अगर आपने इंसिडेंट एंगल उससे भी ज्यादा कर दिया तो फिर लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, लाइट उसी मीडियम में वापस आएगी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल कितना आएगा? क्रिटिकल एंगल विल कम आउट टू बी 1 by n, n ऑफ डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर। समझ आ रही है इतनी बात सबको? चलो अब इसके ना दो एप्लीकेशन, इनफैक्ट 3 एप्लीकेशन आपको सीखने हैं। पहला आपको सीखना है मिराज फॉर्मेशन, दिखाने वाली नहीं। बेटा बहुत गर्मियों के सीजन में, बहुत गर्मी जब होती है ना, एकदम मई जून की धूप जब होती है ना, तब आप बाइक पे जब दोपहर को निकलते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि रास्ते में पानी है। अगर नहीं फील होता है तो करना इस बार,
दोपहर की धूप में मई जून की एकदम जब एकदम तपती गर्मी होती है ना, तब एक स्मूथ रोड होता है ना, स्मूथ रोड के ऊपर निकलना, यू विल फील लाइक कि आगे पानी है, बट आगे जाओगे तो पानी नहीं होगा। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? बेटा आप लोग ना गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा नीचे भी देख लिया करो, खाली इधर उधर ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं दिखना है। है कि नहीं? ये लड़कों की गाड़ी अपने आप एक्सेलरेट कब होती है? लड़कों की गाड़ी अपने आप एक्सेलरेट कब होती है? अपने आप ब्रेक भी लगती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलो छोड़ो, एनीवेज लेट्स सी द मिराज फॉर्मेशन। मेरा ध्यान यहाँ पे मस्त टॉपिक है, आप अगर फिगर समझ लोगे तो आप आराम से लिख पाओगे इसको। सो लेट अस से कि ये गरम गरम रोड है, अलग मान लो कि आप कच्छ के रण में हो, बराबर। मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है डेजर्ट और डिजर्ट में। इट इज कॉल्ड डिजर्ट, डेजर्ट। So it is called desert. Desert? Okay, it is called desert. Okay, so मान लो, बेटा यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक पेड़ है, एज्यूम यहां पे एक पेड़ है, भाई ज्यादा गहराई में नहीं जाने का है, पेड़ कहां से आया, क्यों आया, पेड़ है, ऐसा मान लो एक पेड़ है लंबा सा। नाउ लिसन एवरीवन, आई कैन कंसिडर कि यहां पे जो एयर होगी वो बहुत गर्म होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट सैंड और हॉट रोड यू कैन टेक। तो यहां जो एयर होगी वो एकदम गर्म होगी। सो यहां पे हॉट एयर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एयर कैसी होती जाएगी, कोल्ड होती जाएगी, कूल होती जाएगी। ऊपर जाते जाते एयर कैसी होती जाएगी, कूल होती जाएगी, राइट। अब जब एयर हॉट होती है तो वो पतली हो जाएगी। हॉट एयर इज कंपैरेटिवली रेयर एंड कूल एयर इज कंपैरेटिवली डेंस। बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा आज आप थोड़ा ज्यादा रिलेट कर रहे हो चीजों को? है? मैं कब से खुद को रोके जा रहा हूं, इग्नोर करे जा रहा हूं। अब की बार अगर ऐसी हंसी निकली है ना सार्केस्टिक, तो मैं यहां पे बुला के ना आपको आपके जो भी व्यूज है ना वो बाहर निकलवाऊंगा कि आपने एग्जैक्टली क्या सोचा। मैं कब से कंट्रोल करे जा रहा हूं, है ना? ऐसा मत समझना कि सर को समझ नहीं आ रहा है, सर को सब समझ में आता है। चलो, सो भाई गरम एयर कंपैरेटिवली पतली होती है, मतलब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आगे ना ऊपर जाओगे एयर डेंस होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ओके, सो लेट मी अज्यूम देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ऐसे कोई लेयर होते नहीं है, बट एज्यूम कर लो कि कुछ एटमॉस्फेयर के लेयर्स है। ओके, मैं ऐसे कुछ लेयर ले रहा हूं एटमॉस्फेयर के। बेटा हो गया केस सॉल्व? ब्लेसिंग और ब्लेसिंग, केस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितने करोड़ का क्लेम था? क्या बोली? बेटा तेरे भाई के बंदूक से तुझे ही शूट कर दूंगा। गन मिला है आमिर को, आशिक को? आशिक को गन मिला है? तू नहीं बोला ना कुछ भी। चलो, सो ओके फाइन। सो मैंने ना एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर कर दिए। यहां जो लेयर है वहां पे एयर पतली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लाइट ऑफ ray of light coming from the top of this tree. It is incidenting from rare media to dense media. कहां जाएगा? It will move. वो dense में से कहां आ रहा है? rare में आ रहा है. So it will move away from the normal. Okay, ये ray आपका आया ऐसे, यहां पे इंसिडेंट हुआ. It will move a little bit away from the normal. वापस और dense से और rare में आया. It will again move a little bit away from the normal. Yes or no?
और डेंस में से और रेयर में आया, इट विल मूव फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस और नो? मतलब जितना वो नीचे आएगा उतना वो नॉर्मल से दूर जाता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल, और जैसे ही इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया, अब ये रे दूसरे लेयर में जाने वाला नहीं है, अब ये इसी लेयर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज इट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑब्जर्वर को क्या फील होगा? ऑब्जर्वर, अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि जमीन के नीचे कोई सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। ऑब्जर्वर विल फील लाइक कि जमीन के नीचे कोई सोर्स है, वहां से वो लाइट आ रही है, मतलब उसको ऐसा फील होगा कि यहां पे इस पेड़ का रिफ्लेक्शन है। क्या फील होगा उसको? यहां पे पेड़ का रिफ्लेक्शन है, लाइक दैट। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि यहां पे बहुत सारा पानी है और उस पानी में ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। एक्चुअल में कोई पानी होता नहीं है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो इमेज बना ना, उसे कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। कुछ आ रही है बात समझ में? तो जितना लाइट नीचे आता जाएगा उतना वो कंटिन्यूसली डेंस मीडिया से रेयर मीडिया में आ रहा है। इट विल कंटिन्यूसली मूव अवे 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 अवे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल, एट दैट पॉइंट लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक। और वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट जब ऑब्जर्वर को मिलेगी तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट विच इज बिलो द ग्राउंड। मीन्स विल फील लाइक कि वो पेड़ का एक इमेज है नीचे, वहां से वो लाइट आ रही है। इमेज है इसका मतलब उसको ऐसा लगेगा वहां पे पानी है और पानी में इमेज बना है, बट एक्चुअल में कुछ ऐसा होता नहीं है। वो जब पास में जाएगा बेचारे का दिल टूट जाएगा, है ना? उसको लगेगा बहुत सारा पानी है, पर पास में जाएगा तो कुछ नहीं है, फिर आगे और पानी दिखे और अच्छा कहीं पानी होता नहीं है। तो इस बार गर्मियों के सीजन में ये आप महसूस करना, हाईवे पे जाना आपको ऐसा लगेगा कि आगे पानी है, आगे पानी, जैसे आगे जाओगे गायब, आगे जाओगे गायब। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिराज फॉर्मेशन? स्टेटमेंट लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है स्टेटमेंट। एक पेज छोड़ोगे, होमवर्क में इसके स्टेटमेंट लिख के आने हैं आपको बुक में से। एक पेज आप छोड़ोगे फिगर के बाद, स्टेटमेंट आपको खुद लिखने हैं। ओके चलो, इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। अब प्रिज्म की जब बात आती है ना तो आपके दिमाग में एक ही बात चलती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, विबग्योर, है ना? बट प्रिज्म की मदद से आप लाइट को रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हो। अब बेटा दो तरह के केसेस हम सीखेंगे। एक हम सीखेंगे दिस केस, या प्रिज्म इज 45 90 45। अब जनरली आपका जो प्रिज्म होता है वो ग्लास का बना होता है, और ग्लास का अगर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊं, इसमें होना चाहिए अगर है, हाँ ओके। नॉर्मली जो क्राउन ग्लास होता है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, और उसका क्रिटिकल एंगल आएगा। आप क्रिटिकल एंगल जब फाइंड करोगे साइन से इक्वल टू 1/n करके, तो क्रिटिकल एंगल विल बी समवेयर नियर टू 41.14। दो तरह के ग्लास आते हैं, लिख देते हैं डेटा ये। एक आता है क्राउन ग्लास, एक आता है फ्लिंट ग्लास। एक आता है क्राउन ग्लास, एक आता है फ्लिंट ग्लास। ओके, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 41.14 डिग्री। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.62 और उसका क्रिटिकल एंगल है 37.31। ये क्रिटिकल एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। सपोज बेटा हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से देखिएगा। से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से लाइट आई, यहां तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। और जैसे ही लाइट यहां पे गिरी, ठीक, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस। कितना होगा ये एंगल? 45। सोच लेना, क्रिटिकल एंगल कितना है? 41.14। इंसिडेंस एंगल कितना है? 45। दोनों में से कोई भी ग्लास हो, दोनों का क्रिटिकल एंगल 45 से कम ही है, यस और नो? यहां पे इंसिडेंट एंगल 45 बना, मतलब ये जो एंगल यहां बना है ना, दिस एंगल इज 45 डिग्री इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बाहर नहीं जा पाएगा, लाइट वापस इधर ही रिटर्न आएगा सेम एंगल पे 45 पे आया यहां पे रिटर्न, राइट? चलो यहां पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, वापस विदाउट एनी डिफ्रैक्शन बाहर आ जाएगा लाइक दिस।
ओके, व्हाट अबाउट द पॉइंट बी? तो बी में से भी लाइट आई इन द सेम वे. यू आर गोइंग टू गेट द इमेज हियर. ये किसका है? ए. ये किसका है? बी का. ये ए का रे है और ये बी का रे. यू विल गेट द इमेज लाइक दिस. आपको इस तरह से इमेज मिलेगा. मीन्स दिस सरफेस बिहेव्स लाइक अ मिरर. एक्चुअली ग्लास है, बट दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर बिकॉज यहां पे जब लाइट गिर रही है एन एंगल इज गेटिंग मोर देन 45 विच इज क्रिटिकल एंगल, और इसीलिए लाइट यहां से बाहर नहीं जा पाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. यू गेट दिस? ओके, यू कैन ऑल्सो डू द इन्वर्जन ऑफ इमेज. आप इमेज को इन्वर्ट भी कर सकते हो इफ यू अरेंज योर प्रिज्म लाइक दिस. सेम प्रिज्म अरेंज लाइक दिस. 45, 90, 45. Arrange it like this. Now let's see what will happen. Let's put some object here AB. चलिए पहला रे आ गया. यहां पे इंसिडेंट हुआ, एंगल विल बी 45. क्या होगा यहां पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां गिरा, ये हो गया नॉर्मल. यहां पे कितना एंगल बनेगा? 45. यहां पे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बाहर नहीं जा पाएगा लाइट, वापस रिफ्लेक्ट हुआ. यहां पे नॉर्मली वापस लाइट कहां आ गया? बाहर आ गया. यू गेट दिस? यहां पे दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, क्योंकि दोनों एंगल 45 से बड़े हैं. ग्लास आपका कोई भी होगा, क्रिटिकल एंगल 45 से कम ही है. क्राउन हो तो भी, फ्लिंट हो तो भी. ओके, चलो बी में से जो रे आया पहले यहां पे टकराया. सेम थिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां टकराया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से वापस आया. तो बेटा ये बी का इमेज है, ये ए का इमेज है. इमेज इज इन्वर्टेड. तो आपको उल्टा इमेज मिला ऑन द सेम साइड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. आपने सुना होगा नाम ऑप्टिकल फाइबर्स. सुना है किसी ने ऐसा नाम ऑप्टिकल फाइबर्स? चलो अगर नहीं सुना है तो पहले इतना लिखो, फिर आपको सुनाता हूं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है. लिखो इतना.